Hey everybody, welcome back to our channel. So in this video we'll do a detailed and comprehensive analysis of KPIT Technologies. तो क्या हो रहा है इसके बिजनेस में, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस की अगर बात करते हैं तो अपने इन्वेस्टर्स को इसने 6 फोल्ड रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में ही। तो ऐसे क्या बिजनेस में इसके स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल चेंजेस हो रहा है जिस वजह से स्टॉक प्राइस ने इतनी ज्यादा रैली दिखाई है और इन्वेस्टर्स ने भी इतनी ज्यादा इनको हाई रेटिंग दी है, इतने ज्यादा वैल्यूएशंस दिए हैं। अभी स्टॉक पी की बात करते हैं तो 89.4 का स्टॉक पी है। तो इसका हम लोग बिजनेस एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टॉक प्राइस राइज क्यों हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे, हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो बिग चेंजेस हो सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, स्पेशली अगर ईवी की बात करते हैं उसमें इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है तो उसके ऊपर बात करेंगे। और अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के। तो बिना बात किए ज़्यादा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के थोड़े बहुत देखें तो बिरला सॉफ्ट और केपीआईटी का मर्जर हुआ था 2019 में और ये बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। फिर कंपनी ने डिसाइड किया, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि दोनों यहाँ पे दो बिजनेस वर्टिकल को हमें रन करना चाहिए। फर्स्ट इनका आईटी और इंजीनियरिंग का बिजनेस था और सेकंड मोबिलिटी एंड ऑटोमोबाइल का बिजनेस था। उसके बाद इन्होंने सेपरेट कर दिया आईटी और मोबिलिटी को और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के नाम से ये कंपनी जाने लगी। उसके बाद इन्होंने एक्सचेंज पे लिस्ट किया इसे, ठीक है। तो ये सारा इसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री था। उसके बाद हम लोग बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली ये केस के ऊपर काम करती है। अब केस क्या है, दैट इज कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक। तो आने वाले जितने भी अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में सारे ही व्हीकल ऑटोनोमस होने वाले हैं और ये कोई फार फ्रॉम रियलिटी बात नहीं है। टेस्ला ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है, 75% काम इन्होंने कर दिया है ऑलरेडी। तो चलिए और हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो ग्लोबल टेक कंपनी है, आप सबको पता है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज में ये काम करती है। ऑटोनोमस क्लीन स्मार्ट कनेक्टेड व्हीकल्स में ये ज्यादातर इनका फोकस रहता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो स्मार्ट व्हीकल्स की क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो स्मार्ट व्हीकल्स होंगे हमारे तो वो ड्राइवरलेस कार्स बेसिकली होने वाले हैं, जिनको आपको की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप बिना चाबी के आपके जाते ही वो चीज़ खुल जाएगी या फिंगरप्रिंट से, जो भी हो सकता है वहाँ पे एज पर योर कन्वीनियंस। उसके बाद ऑटो पार्किंग की सिस्टम होगी, हालांकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी टेस्ला अभी इंप्लीमेंट करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद कनेक्टेड व्हीकल्स होंगे, मतलब ये व्हीकल्स बाकी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से कनेक्टेड होंगे और उनकी गलतियों से ये सीख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। एआई सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि जो गलतियां उन्होंने की है वो ये ना करे, वो ट्रैफिक रूल मैनेजमेंट में हो या जो भी चीज़ें हो ये ना करे। उसके बाद ये बेसिकली एक रोबोट की तरह होगा, एक आपका कार जो दूसरे व्हीकल से लर्न कर पाएगा। टेस्ला ऑलरेडी काम कर रहा है इस पे, 75% इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। उसके बाद ये जो लोग काम करते हैं ना बेसिकली बिजनेस में, तो उनका एक मेजर कंस्ट्रेंट जो है वो पावर ट्रेन सिस्टम है। पावर ट्रेन सिस्टम क्या है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जो ड्राइव करता है, जो आपको पावर ट्रेन सिस्टम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो उनको ये केटर करते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये एआई में ज़्यादा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में, डिजिटल सोल्यूशन में काम करते हैं मोबाइल ऑटोमोबाइल में। उसके बाद इनका स्ट्रॉन्ग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो यूरोप में, यूएसए में, जापान में, थाईलैंड में, चाइना में और ऑफ कोर्स इंडिया में है। तो उसके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस अभी यूरोपियन और डेवलप्ड नेशंस पे है, क्योंकि अगर यूरोप और जर्मनी की खासकर बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उनका ऑटोमोबाइल हमेशा से ही डेवलप्ड रहा है, और जापान की बात करते हैं तो उन पर इनका ज़्यादा फोकस है, और जर्मनी से इनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अभी और यूएसए से क्रिएट हो रहा है। मेजर जो रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो मैं आपको बाइफर करके बताता हूँ। यहाँ पे यूएसए से इनका 41% रेवेन्यू जनरेट होता है, वहीं यूरोप से 39% का रेवेन्यू, उनका मेजर रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 20% रेवेन्यू ये लोग जनरेट करते हैं। व्हीकल्स के रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो वहां पे पैसेंजर व्हीकल्स का 75% रेवेन्यू आता है इनके पास। उसके बाद कमर्शियल व्हीकल से इनको 23% का रेवेन्यू आता है और बाकी अदर व्हीकल से इनको 2% का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखता है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोग केटर करते हैं स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स को, इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को, वो उनमें BMW है, i10 है। तो यहाँ पे जो टॉप 17 क्लाइंट्स हैं उनसे इनका 84% रेवेन्यू आता है। छोटे मोटे क्लाइंट्स को ये ज़्यादा केटर करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये इनका थोड़ा बहुत बिजनेस एनालिसिस मैंने किया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्टॉक प्राइस ने इतनी ज़्यादा जंप क्यों दिखाई है पिछले कुछ टाइम में, तो उसका जो एक मेजर कारण है ना, वो आपको जनवरी 5 का गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया था, जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था एनालिसिस में अपने कि 75% का अपसाइड टारगेट दिया था, 1000 रुपीज़ का टारगेट दिया था उन्होंने, और जिस वजह से ये न्यूज़ बेस्ड रैली हमें एक देखने को मिली। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे न्यूज़ बेस्ड रैली से आप अपने आप को रिफ्रेन करें, ताकि आपको न्यूज़ बेस्ड रैली से ना तो आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट बना लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, उसमें बहुत सारे र्यूमर्स भी होते हैं तो आप उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाते हैं, और न्यूज़ बेस्ड आप डिसीजन लेते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ पाती, क्योंकि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप किसी ब्रोकर के या फिर किसी एनालिस्ट की रिपोर्ट पर सीधा सीधा ट्रस्ट कर रहे हैं। वो चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है, ताकि आप अगर सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती है, न्यूज़ बेस्ड अगर फॉल आने लगती है किसी वजह से, आप सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको सबको पता है कि स्टॉक मार्केट सप्लाई और डिमांड पे डिराइव करता है अपना वैल्यू, और उसी पे स्टॉक प्राइस अपना वैल्यू डिराइव करता है। तो क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा बढ़ता है, मतलब अगर लोग सेल करना शुरू करेंगे ज़्यादा अमाउंट में तो स्टॉक प्राइस धड़ाल्ले से फॉल करना शुरू होता है, और उस कंडीशन में आप पैनिक करते हैं, क्योंकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इस वजह से आप उसमें अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते। इवन
अगर क्वालिटी स्टॉक भी है तो आप भी उससे एग्जिट कर लेते हैं, बजाय इसके कि आपको वहाँ पे और ज़्यादा एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। तो इसलिए अपना आप खुद का रिसर्च करें। मेरे रिसर्च को भी आप मतलब आप उसको इनपुट की तरह लें, या किसी भी ब्रोकर के या एनालिस्ट के रिसर्च को इनपुट की तरह लें अपने एनालिसिस को और बूस्ट करने के लिए, अपने एनालिसिस को और रोबस्ट बनाने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इसमें वो बहुत ही ग्रेट हैं, इस वजह से ये स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा रन किया है पिछले कुछ टाइम में। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ना, अगर हम लोग बिग चेंजेस की बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या स्पेशली ईवी की बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक पावर बहुत ही मेजर शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का, जो कि यहाँ पे जो भी पावर सिस्टम इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं उनको देने का काम करता है। तो उस बिजनेस में एक केटर करती है एज अ थर्ड पार्टी, तो वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है इस बिजनेस के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया केस स्टडी के केस के ऊपर ये काम करती है, और जिस वजह से ये इतना वैल्यूएशन पा रहा है उसका एक कारण है कि फॉरकास्ट किया गया है कि FY21 से FY26 तक $61 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाना है, जिस वजह से अगर ये एक मेजर प्लेयर है तो पूरा का पूरा इनको वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, $61 बिलियन नहीं आएगा यहाँ पे, बट एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनको रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको इंपॉर्टेंट एक फेच करते हुए वैल्यू दिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग KPIT टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इन्होंने पार्टनरशिप किया है डी स्पेस के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने स्मार्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और जिसके ऊपर इनको इतना ज़्यादा इन सारे फैक्टर्स की वजह से इनको जो एनालिस्ट हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन दे रहे हैं। उसके बाद जो एक मेजर चीज़ निकल करके आती है वो है इनका रिस्क फैक्टर। हालांकि रिस्क से पहले मैं इसके बिजनेस की थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। चलिए वो तो इसके थोड़ा बहुत हम लोग बिजनेस को हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, तो अब जो बिजनेस फाइनेंशियल्स में जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ बना है कितना अमेजिंग है, ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम लोग इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सीधा सीधा अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो 2019 से जो इनका रेवेन्यू 641 करोड़ का था, सीधा सीधा ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2216 करोड़ का इनका रेवेन्यू होता हुआ हमें दिख रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टाइम से भी ज़्यादा रेवेन्यू इन्होंने पिछले 3 साल में अपना किया है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है मार्जिन के ऊपर, तो जिस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी तरीके से इंपैक्ट होती हुई दिख रही है। यहाँ पे 92 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 373 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर इन्होंने बनाया है, उसके ऊपर मार्जिन जो है इनके 14% से बढ़कर के अभी 17% का मार्जिन पे ये कंपनी काम कर रही है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 54 करोड़ से बढ़कर के 220 करोड़ हो गया है सीधा सीधा इनका। अगर हम लोग सीधा नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, जहां रेवेन्यू 3 टाइम्स बढ़ा है, इनका नेट प्रॉफिट 4 टाइम्स 4 फोल्ड्स यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैंने बताया आपको इन्होंने OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काम किया। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आप रिजर्व्स देखें तो प्रोमोटर्स के पास 100 मतलब यहाँ पे 1000 करोड़ का इनके पास कैश इक्विवेलेंट्स पड़ा हुआ है रिजर्व से प्रोमोटर्स के पास। वहीं अगर बोरोइंग्स देखें तो 210 करोड़ का ओनली बोरोइंग्स है, तो इजीली रीपे किया जा सकता है ये। फिर भी इनके पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ेगा ऑपरेशन के लिए, तो इस वजह से इसको मैं डेट फ्री कहूँगा। इस कंपनी को बहुत ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के पास। ऑल्दो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर कंपनी के पास इतना पैसा है तो कंपनी डेट क्यों ले रही है, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों पे कर रही है, जिस वजह से इनका नेट प्रॉफिट्स इंपैक्ट हो रहा है। तो हालांकि नेट प्रॉफिट्स ही एक मात्र पैरामीटर नहीं होता है कंपनी को जज करने का, आपको उसके कैश फ्लो को भी देखना पड़ता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो कैश आ रहा है कंपनी के पास या नहीं आ रहा है। तो कैश बिल्कुल आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2020 में 628 करोड़ का कैश इन्होंने पोस्ट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है किसी भी बिजनेस में, उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से आपने एक कपड़े का बिजनेस किया जिसमें आपने मार्जिन रखा 10% का, ठीक है। तो आपने 100 रुपये के कपड़े को 110 में बेचना शुरू किया, ठीक है। आपने 10 कपड़े बेचे तो पर कपड़े आपको 10 रुपये मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ, आपने 100 रुपये पे बेचा, तो ठीक है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बताया कि मुझे 10 कपड़े में से 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपने 100 रुपये का, दिस फाइनेंशियल ईयर आपने 100 रुपये का प्रॉफिट पोस्ट किया, लेकिन उसमें से 4 कपड़े आपके फ्रेंड्स आए वो उधारी पे लेकर के गए, ठीक है। तो एक्चुअल जो कैश आया आपके पास वो 60 रुपीज़ ही आया, 40 रुपीज़ तो अभी भी आपने उधारी पे दे रखा है, जो आएगा या नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। लेट्स से उसमें से 4 लोगों में से 4 फ्रेंड्स ने 2 ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया, तो आपको 20 रुपये का यहाँ लॉस हो गया। 20 रुपये ही आए, मतलब ओवरऑल आपको 80 रुपीज़ का ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ, आपको 100 रुपीज़ का नहीं हुआ। तो इसीलिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझना इतना यहाँ पे आसान भी है और यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे डिसेंट है, 628 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन्होंने पोस्ट किया है। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर के पास यहाँ पे 40% की शेयर होल्डिंग्स है, रोबस्ट शेयर होल्डिंग है। FII के पास 20%, 20.9%, ऑलमोस्ट 21% की शेयर होल्डिंग्स है। ये अगर सितंबर 21 क्वार्टर की बात करता हूँ मैं, अगर DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास यहाँ पे 12% की शेयर होल्डिंग्स है। यहाँ पे पब्लिक के पास 24% की शेयर होल्डिंग्स है, लेकिन यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस हैं और इंस्टीट्यूशन 2% की शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिख रही है आपको। ऑलमोस्ट मतलब आप देखिए तो 20%, इफेक्टिवली 20% की शेयर होल्डिंग्स पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है।
बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। इसके जो अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट की तो बिल्कुल अच्छी है। इसकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो बहुत ही रोबस्ट है। इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत बात कर ली हमने। अब हमें इसके रिस्क फैक्टर के ऊपर बात करना ही चाहिए। तो रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो हो सकता है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है इसके रिस्क फैक्टर में। लेट्स से अगर आज पावर ट्रेन सिस्टम है, इसको रिप्लेस करने के लिए कोई और टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो इस कंपनी जो जो मेजर जो केटर करती है पावर ट्रेन सिस्टम को, तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इनको डैमेज होता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर कोई हाई इफेक्ट कोई और कंपनी आ जाती है जो और अच्छे इफेक्टिव तरीके से पावर ट्रेन सिस्टम को अगर बनाती है, तो वहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तीसरा जो मेजर चीज़ है, जो मैं जिसको ज़्यादा इंफोसाइज करना चाहूँगा, कि अगर कल होके इन हाउस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगती है। इन हाउस का मतलब ये है कि आज तो ये BMW को केटर करती है, लेकिन लेट्स से कल को अगर BMW खुद का अगर ये टेक्नोलॉजिकल चीज़ें खुद को क्योंकि बड़ी कंपनी है, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है हायरिंग करना या फिर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना। डेवलप नेशन है ऑलरेडी, आपको पता है। तो अगर कल को वो इस चीज़ के ऊपर काम करने लगती है और इन हाउस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने लगती है, तो उस वजह से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। उसका एग्जाम्पल टेस्ला आपके सामने है। कल को अगर टेस्ला ही इनको केटर करने लगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को वही अपने सर्विसेज देने लगे, तो भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो 55% जिनका रेवेन्यू है, वो 15 to 18% इनके एम्प्लॉयज से आता है, जो कि ऑन साइट यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, ऑन साइट जॉब कर रहे हैं। मतलब जहाँ अगर BMW अगर जर्मनी में वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सारी सर्विसेज, तो वो जाके सर्विसेज वहाँ पे देंगे। तो ऑन साइट की वजह से इनका 55% रेवेन्यू आता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है, ये रिस्क में मैं क्यों डाल रहा हूँ, इसके ऊपर आप सोच के देखो। कल को अगर रूपी अप्रिशिएट कर जाता है डॉलर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे इस चीज़ का वैल्यू, हालांकि ये चीज़ें मुश्किल हैं क्योंकि लगातार अगर पास्ट ट्रेंड देखें तो रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है अगर डॉलर की कंपैरिजन में बात करते हैं तो। बट स्टिल एक इनकेस अगर एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतरीन बात होगी कि अगर रूपी अप्रिशिएट करता है तो बट इस कंपनी को इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात अगर हम करते हैं, हमने पूरा शॉर्ट एनालिसिस किया है, बहुत मेहनत लगती है। तो आप वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि इससे क्या होता है, मैंने जो घंटों की रिसर्च की है उसको मैं हो सकता है 1 मिनट में आपको बता दूं। आप अगर उस सेक्शन को स्किप कर दो तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ सकती है इस वजह से। तो आपको स्किप नहीं करना चाहिए और वीडियो को भी लाइक कर देना चाहिए। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो इतनी ज़्यादा रिसर्च आज के टाइम में कोई नहीं करता है, और आपको बहुत लोग यहाँ पर मिसलीड करने के लिए मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए टू माय माइंड। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से आपको फायदा हो रहा है, तो जो एक मेजर, अगर मैं इसको अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं, तो आपको पता है कि जो वेल्थ क्रिएटर कंपनीज होती हैं, या तो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जो मिड कैप बन जाती हैं, या फिर जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप बन जाती है। तो यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज में बहुत रूम ऑफ ग्रोथ नहीं होता है, ऑल्दो वो भी वेल्थ क्रिएट करती हैं, बट स्टिल अगर आप मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज को बात करते हैं तो वहाँ पे लार्ज रूम ऑफ ग्रोथ होता है। तो ये स्टिल एक मिड कैप कंपनी है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे 19,000 करोड़ का इनका 19,498 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे लार्ज रूम ऑफ ग्रोथ है। और मैंने अभी बात किया ना आपके FY21 से FY26 तक $61 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाना है इस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे इनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अच्छी है, जिस वजह से आपको इस कंपनी को अपने फोकस में, अपने रडार में रखना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ एक्सपोजर इस कंपनी को बिल्कुल देना चाहिए। मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं करूँगा, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्रिवन जो भी स्टॉक्स होते हैं और जो भी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं उस पर टेक्निकल एनालिसिस करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। हालांकि आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वो भी कर दूंगा। और टारगेट की बात करते हैं तो फिलहाल इतना ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको अभी के अभी इसमें अपना एक्सपोजर देना चाहिए। आप कुछ वेट करो प्राइस करेक्शन का, तो आप बिल्कुल आप ऐसे कंपनीज़ में जो भी आने वाले फ्यूचरिस्टिक कंपनीज़ हैं, आप इसमें अपना पोर्टफोलियो का एक 10% एक्सपोजर बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि आपको रिस्क तो सर्टेन अमाउंट का लेना ही पड़ेगा। और ऐसी कंपनीज फ्यूचर है, ऐसा नहीं कि कल को कंपनी बंद हो जाएगी, बट स्टिल जो मैंने रिस्क फैक्टर की बात की वो भी सर्टेन है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वो भी हो सकती हैं। तो मैंने एक कंप्रिहेंसिव आइडिया दिया आपको कि इसका बिजनेस क्या है, क्या चीज़ें हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने इसका जो टारगेट दिया है वो 1,000 रुपीज़ का टारगेट है, बट स्टिल मैं नहीं कहूँगा कि अभी आप इसमें एकदम से इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, आप पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। आप कंप्लीटली एनालिसिस करो, फिर आप अपना डिसीजन बनाओ, फिर आप इसमें अभी चाहो तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसके ऊपर आप एक बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करो कंपनी के ऊपर, तभी आपको बिजनेस आपको समझ में आता है, तो भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, तब तक के लिए अभी यही था। और अगर आपको चाहते हैं कि इस पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या कन्फ्यूजन है इस चीज़ को रिलेटेड। मैं आपको क्वेरीज आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।